सरदार बंदा सिंह बहादुर ने सिख इतिहास को गहराई से जाना और गुरु अर्जुन देव जी एवं गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समझा। छोटे साहिबजादों की शहादत की बात सुनते ही उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। इसी दौरान मुगल सूबेदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या की साजिश रची। उसने 2 पठानों को भेजकर नांदेड़ के शिविर में हमला करवाया। हमलावरों ने शिविर में प्रवेश किया और वार करने का प्रयास किया, लेकिन गुरु जी ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और एक हमलावर को वहीं पर मार गिराया। दूसरा पठान भी सिख योद्धाओं के हाथों मारा गया। इस कायराना हमले ने सरदार बंदा सिंह बहादुर के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को और भी भड़का दिया। गुरु गोविंद सिंह जी, जो स्वयं पंजाब लौटकर न्याय स्थापित करना चाहते थे, परिस्थितियों के कारण आगे नहीं बढ़ सके। ऐसे में उन्होंने बंदा सिंह को सिख सेना की कमान सौंपी और उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। गुरु जी ने उन्हें बहादुर की उपाधि दी और 5 तीर निशान साहिब नगाड़ा तथा हुक्मनामे भेंट किए। उन्होंने पंच प्यारे की एक समिति भी बनाई जो बंदा सिंह बहादुर का मार्गदर्शन करती रही। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब की ओर कच किया और दिल्ली की सीमा पर पहुंचकर सतर्कता बरती, क्योंकि सेना और धन सीमित था। जल्द ही कुछ लुटेरों की नजर उनके धन पर पड़ गई। बाघर क्षेत्र में डकैतों का आतंक व्याप्त था और गांव वाले भयभीत होकर अपने घरों से भाग रहे थे। बंदा सिंह बहादुर ने उन्हें हिम्मत दी और आश्वासन दिया कि वे इन डकैतों से निपटेंगे। इस साहसिक हमले से डाकू घबराकर भाग निकले और उनका सरगना पकड़ लिया गया। गांव वालों को भी हिम्मत मिली और वे डटकर अपने रक्षकों के साथ खड़े हो गए। उनकी वीरता की ख्याति शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उनसे अपनी सुरक्षा की याचना करने लगे। बंदा सिंह बहादुर की बढ़ती शक्ति ने पंजाब के मुगल अमीरों में हलचल मचा दी। खरखौदा में छावनी स्थापित कर गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्मनामे पूरे पंजाब में भेजे गए। सिखों ने बंदा सिंह बहादुर के आह्वान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और चारों दिशाओं से उनकी सेना में शामिल होने लगे। उनकी सेना का विस्तार तेजी से हुआ, जिससे चिंतित होकर वजीर खान ने सिखों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। बावजूद इसके दक्षिण से सिखों का लगातार आगमन जारी रहा। बंजारे, जाट, बराड़ समुदाय के योद्धा और कई अन्य सैन्य दल भी बंदा सिंह बहादुर की सेना का हिस्सा बनते गए। वजीर खान इस बढ़ती शक्ति का उपहास उड़ाते हुए बंदा सिंह बहादुर को समाप्त करने की धमकी देता रहा। इस अपमान को सहन न कर पाने वाले आली सिंह ने उसकी सेवा छोड़ दी। वजीर खान ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन वे जेलर की सहायता से निकलने में सफल रहे। इसी बीच सतलुज पार किरतपुर में बड़ी संख्या में सिख फंसे हुए थे। मलेरकोटला और रूपनगर के पठानों ने उनकी यात्रा को बाधित कर दिया था। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को निर्देश दिया कि वे बिना उनकी आज्ञा के आगे न बढ़े और सुरक्षित रहें। अब तक उनकी सेना में सैकड़ों जांबाज योद्धा शामिल हो चुके थे। बंदा सिंह बहादुर ने 500 सिखों के साथ सोनीपत की ओर कच किया। सोनीपत का फौजदार सिखों की वीरता से भयभीत होकर युद्ध से पहले ही भाग निकला और इस प्रकार पूरा शहर सिखों के हाथ आ गया। लेकिन उनकी इस मुहिम का अगला पड़ाव केवल धन या भूमि विजय नहीं था। अब समय था उन अत्याचारियों से प्रतिशोध लेने का, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी और छोटे साहिबजादों की शहादत में भूमिका निभाई थी। गुरु तेग बहादुर जी का जल्लाद सैयद जलालुद्दीन और छोटे साहिबजादों के हत्यारे शासन बेग और बाषण बेग से बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने समाना की ओर कच किया। 26 नवंबर 1709 की सुबह सिखों ने बिजली की गति से समाना पर हमला कर दिया। मुगल फौजदार इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और जल्द ही शहर की गलियों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सिख योद्धाओं ने अत्याचारियों के घरों को घेर लिया, उनके धन और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और उनकी हवेलियों को राख में बदल दिया। दिन ढलने तक समाना, जो कभी एक समृद्ध नगर था, अब राख के ढेर में बदल चुका था। इस अभूतपूर्व विजय के बाद बंदा सिंह बहादुर ने भाई फतेह सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें समाना का फौजदार नियुक्त किया। समाना की हार की खबर सुनकर सरहिंद का सूबेदार वजीर खान बुरी तरह घबरा गया। उसने अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की योजना बनाई और गुप्तचरों को भेजकर सिखों की बढ़ती शक्ति का आकलन करने की कोशिश की। लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने उन गुप्तचरों को पकड़वा लिया और सार्वजनिक रूप से उन्हें जूते लगवाए। इसके साथ ही उन्होंने वजीर खान को स्पष्ट संदेश भेजा, अगर हिम्मत है तो खालसा का सामना करो। बंदा सिंह बहादुर जानते थे कि सरहिंद पर सीधा हमला करना बुद्धिमानी नहीं होगी। वजीर खान के पास मजबूत किलेबंदी, तोपखाना और एक संगठित मुगल सेना थी, जबकि सिखों के पास सीमित संसाधन और हथियार थे। इसलिए बंदा सिंह बहादुर ने सीधे सरहिंद पर हमला करने के बजाय पहले किरतपुर की ओर जाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि मांझा और दुआबा क्षेत्र के सिखों को अपने अभियान में शामिल किया जाए, ताकि सेना को और मजबूत किया जा सके। मुस्तफाबाद का फौजदार अपनी 2000 सैनिकों की सेना और तोपों के साथ मजबूत स्थिति में था, लेकिन सिखों का हमला
इतना तेज और अप्रत्याशित था कि वह और उसके सैनिक घबराकर तोपों को छोड़कर ही भाग निकले। सिखों ने नगर पर कब्जा जमा लिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। कपूरी का अत्याचारी हाकिम कदमुद्दीन वर्षों से जनता पर अत्याचार कर रहा था। उसकी अय्याशी और दमनकारी नीतियों की शिकायतें बंदा सिंह बहादुर तक पहुंची। इस पर उन्होंने कपूरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसकी सेना को परास्त किया गया। उसके अय्याशी के अड्डों को जला दिया गया। उसकी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। कदम उद्दीन के अंतिम भाग्य का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, लेकिन संभावना यही है कि वह युद्ध में मारा गया। सदौरा का शासक उस्मान खान हिंदुओं और सिखों पर लगातार अत्याचार करता आ रहा था। उसने सूफी संत बुद्धू शाह की हत्या करवाई थी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की सहायता की थी। बंदा सिंह बहादुर की सेना और पीड़ित जनता ने मिलकर सदौरा पर हमला किया। आक्रोशित भीड़ ने अत्याचारियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। भयभीत सैयदों और शेखों ने बुद्धू शाह की हवेली में शरण ली, लेकिन यहां भी रक्तपात हुआ, जिससे यह स्थान कत्लगढ़ी कहलाया। बंदा सिंह बहादुर तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, ताकि किरतपुर के पास एकत्र सिखों को समर्थन दे सकें। सिखों की एक बड़ी टुकड़ी सतलुज के पार किरतपुर से आगे बढ़ रही थी। इस स्थिति को देखते हुए सरहिंद हिंद के फौजदार वजीर खान को चिंता सताने लगी। वह जानता था कि अगर सिख सेनाएं एक हो गईं, तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने यह योजना बनाई कि सिखों को एक दूसरे से मिलने से पहले ही रोक दिया जाए। वजीर खान ने मलेर कोटोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान को आदेश दिया कि वह उत्तर से आ रहे सिखों को रोकने की पूरी तैयारी करे। मांझा क्षेत्र के सिख रूपनगर पहुंच चुके थे, जहां शेर मोहम्मद खान ने उन पर हमला कर दिया। यह युद्ध असमान था, क्योंकि शेर मोहम्मद खान के पास अफगान रंगढ़ और सरह हिंद की प्रशिक्षित मुगल टुकड़ियां थीं, जबकि सिखों के पास सीमित संख्या में हथियार थे। सिख योद्धाओं ने धर्म युद्ध के जोश में अप्रतिम बहादुरी दिखाई और युद्ध रात तक चलता रहा। अगले दिन सिखों को एक नई शक्ति मिली और उन्होंने अफगानों को पीछे धकेल दिया। युद्ध पूरे दिन चलता रहा, लेकिन जब सिखों के पास गोला बारूद की कमी होने लगी, तो उनके लिए स्थिति कठिन होती जा रही थी। इस बीच रात घिर आई और युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया। सुबह होते ही खजर खान ने नए सिरे से आक्रमण किया और युद्ध हाथों हाथ लड़ा जाने लगा। उसने सिखों से आत्मसमर्पण करने की मांग की, लेकिन सिखों ने इसका जवाब बाणों और गोलियों की वर्षा से दिया। युद्ध के दौरान एक गोली सीधे खजर खान को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही अफगान सेना में हड़कंप मच गया और वे भागने लगे। शेर मोहम्मद खान ने अपनी सेना को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी सिख योद्धाओं ने तलवारों से उन पर हमला कर दिया, जिससे मुगल सेना पूरी तरह बिखर गई। खैजर खान का शव लेने के लिए शेर मोहम्मद खान और उसके चचेरे भाई आगे बढ़े, लेकिन युद्ध के दौरान मारे गए। इस बीच बंदा सिंह बहादुर ने बनूर पर हमला किया और वह बिना किसी प्रतिरोध के सिखों के नियंत्रण में आ गया। जब बंदा सिंह बहादुर को यह समाचार मिला कि उनके साथी रूपनगर में विजय हुए हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए खारड़ और बनूर के बीच पहुंचे। यह ऐतिहासिक मिलन अंबाला रूपनगर मार्ग पर हुआ, जहां सिख योद्धाओं ने अपने सेनापति का स्वागत किया। इस मिलन के साथ सिख शक्ति और अधिक संगठित हो गई और अब सरहिंद पर निर्णायक युद्ध के लिए तैयार थी। बंदा सिंह बहादुर की अगुवाई में यह संघर्ष केवल युद्ध का रूप नहीं ले रहा था, बल्कि यह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध न्याय की स्थापना की दिशा में बढ़ता एक महान अभियान था। सिखों ने सरह हिंद के जालिम गवर्नर वजीर खान के खिलाफ लंबे समय से प्रतीक्षित युद्ध की तैयारियां जोश और जुनून के साथ शुरू कर दी। इस संघर्ष की आहट से माहौल पहले ही गर्म हो चुका था, लेकिन इसी बीच लूटपाट के इरादे से आए लुटेरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, जो शहर की जमा पूंजी को निशाना बनाने की फिराक में थे। जैसे जैसे निर्णायक युद्ध का समय नजदीक आता गया, सिखों का उत्साह और अधिक बढ़ता गया। उनके नारों की गूंज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इसी दौरान सरहिंद से एक अफसर, जो वजीर खान के पेशकार सूचनांद का भतीजा था, 1000 आदमियों के साथ सिख कैंप में पहुंचा। उसने दावा किया कि उसने किसी निजी रंजिश के चलते वजीर खान का साथ छोड़ दिया है और अब खालसा में शामिल होकर बदला लेना चाहता है, मगर यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। वजीर खान और सूचनांद ने इस अवसर को खास तौर पर भेजा था ताकि वह सिखों को धोखा दे सके और बंदा सिंह बहादुर की योजनाओं को नाकाम कर सके। उसकी असली मंशा या तो जल्द से जल्द बंदा सिंह बहादुर की हत्या करना थी, या फिर सिखों के आक्रमण को भीतर से विफल कर देना था। दुर्भाग्य से बंदा सिंह बहादुर ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। सरहिंद सिखों के लिए केवल एक युद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि यह बदले की ज्वाला में जलता एक ऐसा स्थान था जहां गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था।
आनंदपुर साहिब से अलग होने के बाद गुरुजी की माता और दोनों साहिबजादे भी बिछड़ गए। उनका विश्वास पात्र सेवक गंगू पैसों के लालच में उन्हें नवाब वजीर खान को पकड़ा देता है। जब वजीर खान को यह खबर मिली तो वह खुशी से फूला न समाया। उसने दोनों मासूम बच्चों को एक भयानक विकल्प दिया, इस्लाम कबूल करो या फिर मौत को गले लगाओ। लेकिन नन्हे वीरों ने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए शहादत को स्वीकार किया। उनकी निडरता देखकर वजीर खान आग बबूला हो उठा और क्रोध में आकर उन्हें वैशी तरीकों से प्रताड़ित किया गया। मगर इन नन्हे शेरों के हौसले को कोई तोड़ नहीं सका। उनकी मजबूती देखकर वजीर खान का गुस्सा और बढ़ गया। इसी बीच सूचनांद आग में घी डालने का काम करता रहा। इस क्रूर विचारधारा के साथ वजीर खान ने मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान से कहा कि वह इन बच्चों की हत्या कर दे ताकि चमकौर की लड़ाई में मारे गए उसके भाई का बदला लिया जा सके। लेकिन शेर मोहम्मद खान ने मासूम बच्चों की हत्या करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर वजीर खान ने खुद ही फैसला लिया और 27 दिसंबर 1704 को इन नन्हे साहिबजादों को बेरहमी से शहीद करवा दिया। जब माता गुजरी को अपने पोतों की शहादत की खबर मिली तो वह भी इस अपार दुख को सहन न कर सकी और प्राण त्याग दिए। सिखों ने इस अन्याय को कभी न भूलने और न ही माफ करने की शपथ ली। उनके दिलों में ज्वाला धक रही थी और इस शहादत का बदला लेने का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वजीर खान को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि खालसा सेना उसकी सल्तनत के खिलाफ जरूर हमला करेगी। उसे अंदेशा था कि सिख योद्धा उसकी बर्बादी का इंतकाम लेने के लिए हर हाल में आएंगे। डर और चिंता से घिरा वजीर खान अपनी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अलग अलग फौजदारों और जमींदारों से गठजोड़ कर एक विशाल सेना तैयार करने का निर्णय लिया। लेकिन उसे सिर्फ फौजी ताकत बढ़ाना ही काफी नहीं लगा। उसने जिहाद का ऐलान कर दिया। उसने गाजियों को युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया ताकि सिखों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार किया जा सके। कुछ ही दिनों में वजीर खान के पास एक विशाल सेना इकट्ठा हो गई। यह फौज पूरी तरह से तैयार थी ताकि बंदा सिंह बहादुर की बढ़ती हुई खालसा सेना को रोका जा सके। वजीर खान अब सिर्फ एक गवर्नर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभर चुका था। उसने अपने सहयोगियों की सेनाओं को संगठित किया, भारी मात्रा में सीसा और बारूद इकट्ठा किया और जंगी हाथियों के साथ एक मजबूत तोपखाना तैयार किया। उसकी योजना थी कि जैसे ही सिख सेना आगे बढ़े उसकी सेना पूरी ताकत से मुकाबला करे और खालसा को नेस्तनाबूद कर दे। वहीं दूसरी तरफ बंदा सिंह बहादुर की सेना 3 मुख्य भागों में बंटी हुई थी। खालसा के सच्चे सिपाही, यह वे वीर योद्धा थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे अनुयायी थे। उनके लिए धन दौलत या सत्ता का कोई महत्व नहीं था। वे केवल धर्म और बलिदान के लिए इस युद्ध में शामिल हुए थे। यह योद्धा अपने जेवर और घर बार तक बेचकर हथियार खरीद चुके थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि या तो विजय प्राप्त करेंगे या शहीद होंगे। दूसरे थे मजदूरी पर आए सिपाही। इस समूह में वे सैनिक थे जिन्हें कुछ सहानुभूति रखने वाले राजाओं ने भेजा था। इनमें फूल वंश के राजा राम सिंह और त्रिलोक सिंह शामिल थे। हालांकि यह राजा खुद युद्ध में शामिल न हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी सेनाओं के कुछ अनुभवी और वफादार सैनिकों को बंदा सिंह बहादुर की सहायता के लिए भेजा। और तीसरे थे मौके का फायदा उठाने वाले। यह सबसे संदिग्ध और अस्थिर समूह था। इसमें वे लुटेरे और डाकू शामिल थे जिनका असली मकसद केवल सर हिंद की दौलत पर हाथ साफ करना था। इन लोगों को युद्ध में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वे इसे लूटपाट और संपत्ति अर्जित करने का एक अवसर मानते थे। इनमें कुछ ऐसे किसान भी थे जिन्होंने वर्षों तक मुगलों के अत्याचार झेले थे और अब वे अपने जालिमों से बदला लेना चाहते थे। लेकिन यह समूह सबसे गैर भरोसेमंद साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही युद्ध कठिन होता यह लोग मैदान छोड़कर भागने लगते। युद्ध की इस निर्णायक घड़ी में वजीर खान के पास पूरी तरह से सुसज्जित और संगठित सेना थी, जबकि बंदा सिंह बहादुर की फौज संसाधनों की भारी कमी से जूझ रही थी। उनके पास तोपखाना नहीं था, न ही जंगी हाथी थे। घोड़ों की भी भारी कमी थी। बहुत कम सैनिकों के पास बंदूकें थीं, जबकि अधिकांश योद्धाओं के पास केवल तलवारें, भाले और तीर धनुष थे। मगर खालसा की असली ताकत उनके हथियारों में नहीं थी, बल्कि उनके अदम्य साहस और निडर संकल्प में थी। बंदा सिंह बहादुर को पूरा यकीन था कि जैसे ही उनकी सेना सरहिंद की उस जमीन को देखेगी जहां गुरु गोविंद सिंह जी के नन्हे साहिबजादों को शहीद किया गया था, उनका खून खौल उठेगा। यह आक्रोश ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा, जिससे वे अपने बलिदानों का प्रतिशोध लेकर मुगलों की सल्तनत को हिला देंगे। उनकी सेना की संख्या 30,000 से 4,000 थी। वहीं दूसरी ओर वजीर खान को जैसे ही सिखों के हमले की भनक लगी, उसने अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान संभाल लिया। उसके पास 20,000 से अधिक सैनिकों की एक संगठित सेना थी, जिसमें घुड़सवार, बंदूकची, तीरंदाज, तोपखाना और जंगी हाथी शामिल थे।
जब वजीर खान ने सरहंद की ओर बढ़ रहे सिखों को रोकने के लिए कूच किया तो बंदा सिंह बहादुर को पहले ही उसकी योजनाओं का आभास हो चुका था। उन्होंने तुरंत बाद सिंह और फतेह सिंह को आदेश दिया कि वे वजीर खान को जिंदा पकड़े और उसकी भागने की कोई गुंजाइश न छोड़ें। छप्पर चिड़ी के विस्तृत खुले मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। सिख सेना के विभिन्न दस्तों की कमान भाई फतेह सिंह, करम सिंह, धर्म सिंह, आली सिंह और श्याम सिंह को सौंपी गई। बंदा सिंह बहादुर ने खुद एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर युद्ध का संचालन शुरू किया। युद्ध का आरंभ होते ही मुगलों के शक्तिशाली तोपखाने ने आग उगलनी शुरू कर दी। इस भारी गोलाबारी के बीच लूटपाट के इरादे से आए मौकाप्रस्त लुटेरे और डाकू भयभीत होकर भाग खड़े हुए। इससे सिख सेना के लिए एक अस्थायी कठिनाई उत्पन्न हो गई। स्थिति तब और खराब हो गई जब सूचानंद के गद्दार भतीजे के 1000 सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग निकले। इस अचानक हुए घटनाक्रम से कुछ क्षणों के लिए सिख सेना में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच बाज सिंह तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए बंदा सिंह बहादुर के पास पहुंचे और उन्हें युद्ध क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। बंदा सिंह बहादुर ने तुरंत निर्णय लिया। अब समय आ गया था कि वह खुद मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, पूरी शक्ति के साथ उसे लहराया और गरजते हुए युद्ध भूमि की ओर कूच कर गए। उनकी उपस्थिति ने सिखों के हौसले को नई ऊर्जा से भर दिया। देखते ही देखते वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के गगनभेदी नारों के साथ खालसा सेना दुश्मन पर टूट पड़ी। योद्धाओं की तलवारें बिजली की तरह थी, चमकने लगी और हर दिशा में जंग का जुनून उमड़ पड़ा। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों तरफ सिर्फ तलवारों की चमक, तीरों की बौछार और युद्ध के गर्जन की गूंज थी। सिखों ने अपनी अदम्य वीरता का परिचय देते हुए मुगल सेना को बुरी तरह झकझोर दिया। उनके ताबड़तोड़ हमलों के सामने मुगलों की कतारें बिखरने लगीं। भीषण युद्ध के दौरान 2 मुगल जंगी हाथियों को जमींदोज कर दिया गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था और मुगलों की सैन्य शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही थी। इसी दौरान मलेर कोटोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान और ख्वाजा अली मारे गए। अब युद्ध अपने अंतिम मोड़ पर था। सरहिंद हिंद का निर्दयी गवर्नर वजीर खान, जो अब तक अपनी सेना के दम पर राज करता आया था, खुद ही मैदान में कूद पड़ा। वह घोड़े पर सवार होकर बाज सिंह की ओर तेजी से बढ़ा। उसने घोड़े को ऐड़ लगाई और लांस उठाकर बाज सिंह पर सीधा हमला कर दिया, लेकिन बाज सिंह ने बिजली की तेजी से इस वार को रोक लिया। इससे पहले कि वजीर खान दोबारा हमला कर पाता, बाज सिंह ने अपनी तलवार घुमाई और वजीर खान के घोड़े पर ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया। घोड़ा लड़खड़ा गया, मगर वजीर खान ने खुद को संभालते हुए बाज सिंह के बाजू में तीर मार दिया। घायल होते हुए भी बाज सिंह डटे रहे, लेकिन तभी वजीर खान ने अपनी तलवार खींच ली। उसकी पूरी ताकत अब इस अंतिम वार में झोंक दी गई थी। यह उसकी आखिरी चाल थी। ठीक उसी समय भाई फतेह सिंह ने अपनी तलवार से जोरदार प्रहार किया। वार इतना शक्तिशाली था कि वजीर खान का शरीर कंधे से लेकर कमर तक 2 हिस्सों में बट गया। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वजीर खान की मौत के साथ ही मुगल सेना पूरी तरह से टूट गई। लड़ाई का संतुलन पूरी तरह से सिखों के पक्ष में झुक गया। जो भी मुगल सैनिक बचे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए सरहिंद की ओर भागने लगे। भय और आतंक के इस माहौल में मुगलों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सिखों ने दुश्मन को सरहंद तक खदेड़ दिया और उनकी पूरी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। इस विजय ने इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया, एक ऐसा अध्याय जिसने अत्याचार के खिलाफ न्याय की जीत की गूंज दूर दूर तक पहुंचा दी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।